हेलो डियर बच्चा पार्टी, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चा पार्टी साइंस। जैसे कि आपको पता है हम पढ़े थे क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट बना चुका है, उसमें इंट्रोडक्शन और कुछ पार्ट्स के बारे में मैंने बता दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है, किस किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारी चीजें मैंने पहले वाली वीडियो में पढ़ा दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है, तो जल्दी से आप उसे चेकआउट करिए और उसको पढ़िए। ठीक है, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फूड प्रिजर्वेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये सारे टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो हमारे किस काम आ सकता है। हमने देखा कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए बेनिफिट होते हैं। ठीक है, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो हमारी एंटीबायोटिक चीज़ों में काम आती है, जो हमारी बीमारियों को, हमारी डिजीज़ को किल करती हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। When a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibiotics to fight the invader. The body also remember how to fight the microbes if it enters again. ये तो हमें पता है, जब हमारी बॉडी में कुछ डिजीज होती है, मतलब माइक्रोब्स एंटर हो जाते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं, तो कुछ एंटीबायोटिक चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर की डिजीज को किल करती है, उनके साथ लड़ने का काम करती है। ठीक है, इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्थी बॉडी, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेंटिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबायोटिक्स। अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बहुत कमजोर होते हैं या फिर वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। ठीक है, और अगर वो हमारी हेल्थी बॉडी के अंदर घुस जाए तो हमारी बॉडी अंदर के जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एंटीबायोटिक से किल करते हैं, उनसे लड़ते हैं। द एंटीबायोटिक्स रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। तो इस तरह से शरीर में हमारे एंटीबायोटिक्स चलती रहती हैं, इससे वो हमारे बॉडी के अंदर की डिजीज को मारने का काम करती है और हमें सुरक्षित रखती है। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क। तो यहाँ पे देखा आपने कि किस तरह से ये वैक्सीन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के लिए। अब हम देखेंगे कि वैक्सीन कहाँ कहाँ काम आती है। कुछ ऐसे डिजीजेस दे रखे हैं जैसे कि क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस। ये सारी जो डिजीज होती है, वैक्सीन लगाने के बाद हमें इनसे प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिव इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस। कैन यू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ दिस डिजीजेस? यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। अब आपको अगर याद होगा तो बचपन में आपको कुछ इंजेक्शन दिए होंगे। ठीक है, इंजेक्शन क्यों दिए? क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी डिजीज है उनसे आपको प्रोटेक्ट मिल सके। ठीक है, आपको हार्म ना पहुंचे, इसलिए वो इंजेक्शन लगाते थे। अगर आपको कुछ याद है तो आप इन डिजीज़ों के बारे में आपको लिस्ट लिखनी है कि आपको कौन कौन किस किस बीमारियों में आपको वैक्सीन लगी है। अगर आपको याद नहीं तो अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हो। ठीक है, इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट all children against these diseases. Necessary vaccine are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisement on TV and newspaper regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. जो ये वैक्सीन होती है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लगाओगे तो आपको कुछ नहीं होगा। वैक्सीन बहुत ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, ये हमारे अंदर की जो बैक्टीरियाज हैं, डिजीज़ है, इनको मारने का ये काम करती है। अगर आप नहीं लगाओगे तो ये क्या करेगी? हार्मफुल हो जाएगी। जो डिजीज़ है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएंगे। तो वैक्सीन लगाना बहुत नेसेसरी है और ये आपको कोई भी हॉस्पिटल में मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब कहीं भी अवेलेबल होते हैं, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन कहीं भी अवेलेबल नहीं होगी, हर जगह अवेलेबल होती है। और आपने देखा भी होगा एडवर्टाइजमेंट आते हैं, एड्स आते हैं टीवी और न्यूज़पेपर में, जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलियो देना चाहिए। क्या करते हैं? पोलियो प्रोटेक्शन करता है आपकी बॉडी को। अब पोलियो है क्या? ये एक
पल्स पोलियो प्रोग्राम है। एक्चुअल में जो पोलियो है वो एक ड्रॉप होती है जो बच्चों को दी जाती है और ये एक तरह की वैक्सीन होती है, ठीक है। मतलब ये जो पोलियो होता है वो आने वाली डिजीज से हमको बचाता है और हमारी बॉडी को सुरक्षित रखता है। अ वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज फाइनली लीड टू इट्स एरेडिकेशन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। चिकन पॉक्स का नाम तो आपने सुना होगा। चिकन पॉक्स एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है। ये बीमारी ऐसी है कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ठीक है। अभी भी ये पहले बहुत ज़्यादा होता था, इसकी कोई वैक्सीन नहीं होती थी। जब लोगों को पता चला कि ये एक्चुअल में है क्या, इसकी दवाई क्या होती है, तब स्मॉल पॉक्स की एक वैक्सीन बनी और ये हर एक कंट्रीज़ में, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी देश है, ठीक है, वहाँ पे इसको पहुँचाया गया। दिस डे vaccine are made on the large scale from microorganism to protect human and other animal from several diseases। जो ये वैक्सीन के डेज होते हैं तो ये बहुत बड़े स्केल में फैला हुआ है, ठीक है, ताकि जो हमारे अंदर बैक्टीरियाज घुसे हैं, कोई भी माइक्रोवेव से उनको ये किल करता है, उनको मार देता है। ये चीजें ह्यूमन के लिए भी होती है और ये एनिमल के लिए भी लागू होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैक्सीन समझ में आ गई, क्या वैक्सीन होती है, एंटीबायोटिक्स का काम क्या होता है और वैक्सीन किन किन चीज़ों में ये रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से सॉइल में ये माइक्रोब्स काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि फिक्स रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, जैसे कि नाइट्रोजन, ठीक है। और यही चीज़ सॉइल में जाती है नाइट्रोजन के ज़रिए। नाइट्रोजन ये सॉइल में जाती है और ये सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। अब ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ आपके बॉडी में होंगे या एनिमल के या फिर आपकी बॉडी से होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो माइक्रोवेव्स होते हैं या बैक्टीरियाज होते हैं ये हर जगह होते हैं, ठीक है। आपको बताया था ये पूरे हमारे सराउंडिंग में होते हैं। तो ये जो माइक्रोवेव्स होते हैं इसको हम दरअसल इसमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर शो हो रखी हैं, इसको ये नाइट्रोजन फिक्सर रहते हैं। इस तरह से ये बैक्टीरिया होते हैं। फिर आते हैं हम दूसरे टॉपिक में, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। अब हम इसमें पढ़ेंगे ये किस तरह से हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। भूजन पहली had observed the school gardener making manure. Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby house and gardens. They put them in a pit meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. भूजन पहली wanted to know how this had happened. अब भूजन पहली ध्यान से अपने स्कूल गार्डनर को ऑब्जर्व करते हैं, जो माली रहता है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि कैसा ये काम करता है, किस तरह से ये मैन्योर को बनाता है। तो इनके जो फ्रेंड्स होते हैं ये कलेक्ट करते हैं वेस्ट ऑफ प्लांट्स को, ठीक है, और वेजिटेबल फ्रूट्स हो गए, ये सारे वेस्ट मटेरियल चीज़ें वो कलेक्ट करते हैं अपने नियर बाय हाउस से या फिर गार्डन से। अब इन सब चीज़ों को ये एक पिट में डालते हैं। पिट का यहाँ पे मतलब है वेस्ट डिस्पोजल, जहाँ पे ये सारी वेस्ट मटेरियल चीज़ें वहाँ पे जाती है। कुछ टाइम बाद ये धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग जाती है और ये कन्वर्ट होती है मैन्योर में। अब ये जब ये सारी प्रोसेस चल रही है तो भूजर पहले यहाँ पे शॉक हो गए कि आखिर किस तरह से होता है, क्या इसका प्रोसेस होता है कि ये मैन्योर बन जाता है। तो इसको जानने से पहले हम पहले एक्टिविटी 2.5 में नज़र मारते हैं। इसमें आप दिया गया है कि आपने क्या करना है, 2 पॉट्स लेनी है, दोनों पॉट में आपने सॉइल को फिल कर देना है, ठीक है। और आपने एक पॉट को ए नाम देना है, दूसरे पॉट को बी नाम देना है। और ए पॉट में आपने प्लांट का वेस्टेज डालना है, जितने भी प्लांट्स की चीज़ें होती हैं वहाँ पे ये सब चीज़ें आपने डाल देनी है, ठीक है, एक पॉलीथीन बैग में। और दूसरे पॉट में आपने ब्रोकन प्लास्टिक टॉय डाल देनी है या फिर ग्लास बॉटल्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपने दूसरे पॉट में डाल देना है। और इन दोनों पॉट को आपने दूर कहीं रख देना है और कुछ 3-4 हफ्ते तक आपने उसको छेड़ना नहीं है और ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही है, ठीक है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट ऑफ द 2 पॉट्स? क्या आपने जो ऊपर एक्टिविटी पढ़ी है इन दोनों पॉट में कुछ डिफरेंस आया है कि क्या इसमें चेंजेस हो रहे हैं? अगर पता चल रहा है तो बताइए क्या डिफरेंस है। You will find that plant waste in a pot A has been decomposed. तो आपको यहाँ पता चला कि जो हमने पॉट ए में वेस्ट प्लांट डाले हैं वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लग गए। आखिर ये होता कैसे है?
The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. तो जो प्लांट का वेस्ट हमने डाला था पॉट ए में वो धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाता है मैन्योर में, किसके ज़रिए? माइक्रोवेव्स के ज़रिए, ठीक है। इसी के द्वारा ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। The nutrients released in the process can be caused by the plant again. तो इस तरह से जो मैन्योर बनता है ये प्रोसेस चलती रहती है और हम ये चीज़ें दूसरे प्लांट में डालते हैं, तो इस तरह से ये खाद बनता है, ठीक है। ये कहीं भी वेस्ट नहीं जाता है, प्लांट का पूरा वेस्ट फिर से ये प्रोसेस में आता है। Did you notice that a pot with the polythene bag, empty glasses, bottles and broken toy part did not undergo any such changes? The microwaves could not act on them and converted them into manure. अब दूसरे पॉट बी में हमने जैसे पॉलीथीन बैग्स डाल दी, कोई भी एम्प्टी ग्लास डाल दिए और टूटे फूटे कुछ टॉय बॉटल, ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया, ठीक है। अब उसमें तो कोई चीज़ चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें वो तो नॉन लिविंग थिंग है ना, लिविंग थिंग में तो होती है ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, तो चेंज नहीं हुआ तो इसमें क्या कोई भी मैन्योर नहीं बनेगा। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया ना कि माइक्रोवेव्स एक्चुअल में वर्क कहाँ करता है। यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। तो आपने कभी कभी बहुत लार्ज अमाउंट में डेड ऑर्गेनिक मैटर्स देखे होंगे, जैसे कि सड़े गिले प्लांट्स हो गए और कुछ डेड एनिमल्स हो गए जो कि ग्राउंड में रहते हैं, ठीक है, ग्राउंड में पड़ जाते हैं। यू फाइंड डेट द डिस्पेयर आफ्टर सम टाइम। और आपने देखा होगा जो ये वेस्ट प्लांट्स रहती है, वेजिटेबल्स होते हैं और डेड एनिमल्स रहते हैं, वो धीरे धीरे गायब होने लग जाते हैं, ठीक है, हमें दिखाई नहीं देते वो उसी जगह से। तो ये क्यों होता है? ये सब चीज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण, वो डिकम्पोज होने लग जाता है। ये डिकम्पोज किसको करता है? डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ प्लांट्स को, ठीक है, जो सड़े गले चीज़ें हो गई, प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, इनको डिकम्पोज करने लग जाएगा। और जो एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स है, उनको भी वो कन्वर्ट कर देगा एक बहुत ही सिंपल सबस्टेंस में, ठीक है। इस कारण हमें वो चीज़ दिखाई नहीं देती है। तो ये जो सबस्टेंस है और जगह भी यूज़ होते हैं, अदर प्लांट्स में भी होते हैं और अदर एनिमल्स में भी यही चीज़ें यूज़ होती रहती है। दस माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज्ड to degrade the harmful and smelly substance and thereby clean up the environment. तो जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिग्रेड के लिए यूज़ होते हैं, एक हार्मफुल चीज़ बनाते हैं। ये हार्मफुल का मतलब है कि आपने देखा होगा जब कहीं वेजिटेबल गिराई जाती है ज़मीन में और या फिर कोई जानवर होता है वो मर जाता है, तो उसे कुछ टाइम बाद स्मेल आने लग जाती है। तो वो स्मेल जाती है धीरे धीरे इन्वायरमेंट में और वो स्मेल हमारे इन्वायरमेंट को थोड़ा क्लीन करती है, ठीक है। जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होंगे वो उसको किल करती है। इस तरह से जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ होता है। अब पढ़ते हैं हम दूसरा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ अच्छे के साथ बुरा भी होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं बहुत सारे वेज से, जैसे कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाता है तो ये डिजीज़ पैदा करता है ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में, मतलब सारे लिविंग थिंग्स में ये हार्मफुल इफेक्ट देता है। कुछ डिजीज़ आपको दी गई हैं जैसे कि पैथोजेंस, ठीक है। पैथोजन एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को ख़राब कर सकते हैं, साथ ही साथ क्लोथ या लेदर वाली चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को ये ख़राब कर देते हैं, ठीक है, पूरे बर्बाद कर देते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे कुछ डिजीज़ दी गई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो कि ह्यूमंस को होती है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। अब पैथोजेंस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी में जाता है एक एयर के द्वारा, ठीक है। हम सांस लेते हैं तो उससे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये हमारी बॉडी में एंटर करता है और ये कभी कभी वाटर में रहता है, मतलब जैसे कि थोड़ा गंदा पानी हो जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ लग जाते हैं और कुछ फूडों में भी ये लगते हैं। दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल। तो जब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है तो इसका ट्रांसमिशन है कि हम अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट में है, मतलब उससे हम फिजिकली हैं या फिर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी भी चीज़ से, एनिमल को हम छू रहे हैं, मतलब जिनको बीमारी है या फिर गंदे हैं तो उनको हम टच कर रहे हैं, तो ये बीमारी जो होती है ये हम पे आ सकती है।
Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. Microbial diseases वो होती है कि अगर कोई healthy person किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ रहा है, किस किस द्वारा, एयर से, वाटर से और फूड और फिजिकल कांटेक्ट से। इन चारों चीज़ों से अगर कोई भी हेल्दी पर्सन को बीमारी होती है या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में आते हैं तो इसको हम कहेंगे कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपको डिजीज़ के, जैसे कि क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और ट्यूबरक्लोसिस। ये सारी डिजीजेस हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस में आती है। व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन सॉल्ट स्नीज, fine droplets of moisture carrying thousands of viruses are spread in the air. The virus may enter the body of a healthy person while breathing and cause infection. अब कोई पर्सन है, ठीक है, उसको ना छींकें आ रही हैं या कोल्ड बुखार है, कुछ भी है, ठीक है, खांस रहा है, और जब वो खांसता है या छींकता है तो उसकी कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर तो आती है ना। तो जो ड्रॉपलेट्स आती है बाहर, तो उसके अंदर एक ड्रॉपलेट्स के अंदर 1000 ऑफ वायरस रहते हैं। ठीक है, 1000 ऑफ वायरस, सोच रहे हो आप, इतने सारे वायरस उन ड्रॉपलेट्स में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो कि एयर में घुल जाते हैं। अब कोई हेल्दी पर्सन उसके सामने है और वो ब्रीथ कर रहा है, जब वो ब्रीथ कर रहा है और उस एयर में उसके ड्रॉपलेट्स गिरे हुए हैं, मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग चुका है, तो वो वायरस क्या होगा, उस हेल्दी पर्सन के अंदर आएगा और उसको इन्फेक्ट कर सकता है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरीज ऑफ डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोवेव्स। अब कुछ इंसेक्ट या फिर एनिमल ऐसे होते हैं जो कि कैरी करते हैं, खुद ही कैरी करते हैं डिजीज़ को। ठीक है, जैसे कि हाउस फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। हाउस फ्लाई जो उड़ते हैं आसमान में, मक्खी हो गई या फिर मच्छर हो गए, मॉस्किटोज हो गए, ये सारी क्या होते हैं, कैरीज होते हैं, जो ये बीमारियों को इधर से उधर कैरी करते रहते हैं। द फ्लाई सिट ऑन द गार्बेज एंड एनिमल एक्सट्रेट। तो ये क्या होती है, जो फ्लाइज होती हैं ये गंदे से जगह में बैठी रहती हैं। ठीक है, और वहाँ से उड़कर हमारे पास आती है, जिससे हमें बीमारी हो सकती है। पैथोजेंस स्टिक्स ऑफ देयर बॉडीज़, और यही जो पैथोजन स्टिक्स हमने पढ़ी थी ऊपर के, कौन कौन सी बीमारी होती है, कैसे फैलती है, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी में आ सकती है। व्हेन दिस फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे मे ट्रांसफर दी पैथोजेंस। अगर यही फ्लाइज किसी अनकवर्ड फूड में बैठ जाए, मतलब जो फूड है वो कवर नहीं हुआ है उसमें बैठ जाए, तो उसमें भी आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. अगर कोई इंसान ऐसी अनकवर्ड फूड को खा ले, ठीक है, जो ख़राब हो या फिर उनमें फ्लाइज बैठी हो, तो ऑब्वियसली वो बीमार पड़ सकता है। तो आपको एक एडवाइस दिया जाता है कि आप जो भी खाना खा रहे हो, ठीक है, कुछ भी हो, वो कवर्ड होना चाहिए। ठीक है, और साफ़ भी होना चाहिए कि आप साफ़ जगह से खा रहे हो, और अनकवर्ड फूड आइटम्स को आप अवॉइड करिए। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है जो कैरी करती हैं बीमारियों को, जैसे कि फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज। आपको यहाँ पे नीचे डायग्राम दिया गया है, ये होती है फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटोज, जो कि कैरी करती हैं पैरासाइट्स को, मतलब मलेरिया, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। फीमेल एडिस मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। जो फीमेल एडिस मॉस्किटोज होती है, ये एक डेंगू वायरस को फैलाने का काम करती है, जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। ठीक है, तो अब इस बीमारी को, जो मलेरिया है या फिर डेंगू है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें। एज यू नो डैट जितने भी मॉस्किटोज होते हैं वो गंदे से पानी में रहते हैं या फिर गंदी सी जगह में रहते हैं। ठीक है, अब गंदा पानी क्या क्या हो सकता है, जैसे कि जहाँ पे वाटर बहुत सारा कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है, जहाँ कहाँ रह सकते हैं, जैसे कि कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पॉट में, या बहुत सारी जगह है जहाँ पे पानी इकट्ठा रहता है, तो वहाँ पे ये मॉस्किटोज की ब्रीड पाई जाती है। बाय कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग। तो आप ध्यान रखना कि अपने आसपास आप अपनी साफ़ सफाई बनाए रखिए। ठीक है, कहीं भी गंदगी मत रखना, क्लीन रखना, ताकि ये मॉस्किटोज वहाँ पे ना आए। ट्राई टू मेक अ लिस्ट ऑफ मेजर्स
विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। तो आपको यहाँ पे नीचे टेबल दिया गया है जिसमें आपको बहुत सारी डिजीज़ के बारे में बताया गया है, ठीक है। वहाँ पे मलेरिया भी दिया गया है कि किस तरह से ये फैलती है बीमारी। तो यहाँ पे टेबल 2.1 दिया गया है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ ह्यूमन डिसीज़ दी गई है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो सकती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है ह्यूमन डिसीज़ क्या होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, मेसलिस, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारे ह्यूमन डिसीज़ हैं और भी नीचे आपको दिए गए हैं, ठीक है। अब ये डिजीज़ होती क्या है, क्या इसका टाइप है, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस एक बैक्टीरिया है, ओके, और मेसलिस एक वायरस है, बाकी जो रेस्ट ऑफ टूज हैं वो भी एक वायरस है, ठीक है। अब इनका यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसमिशन दे रखा है कि किस मोड से ये होते हैं, मतलब इनका क्या रीज़न है कि कहाँ से ये फैल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो ट्यूबरक्लोसिस एयर से हो सकता है, मेसलिस भी एयर से फैल सकता है, बाकी जो चिकन पॉक्स और पोलियो है वो एयर के कांटेक्ट में आ सकता है, या फिर हम अगर किसी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के क्लोज जा रहे हैं, ठीक है, तो ये उससे भी फैल सकता है। और जो पोलियो है वो एयर से भी फैल सकता है, वाटर से भी फैल सकता है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि अब ये सारी बीमारियाँ हो रही है तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रिवेंशन होगा, किस तरह से हम बचे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है जैसे कि ये बीमारी लगेगी तो फर्स्टली हमें उस पेशेंट को आइसोलेट करना पड़ेगा। आइसोलेट का मतलब है कि उसको एक अलग से रूम में रखना पड़ेगा, ठीक है। कुछ भी उसकी जो चीज़ें होंगी हमें यूज़ नहीं करनी है, उसके लिए हर चीज़ सेपरेट होनी चाहिए। और याद रखना कि कोई जो हेल्थी पर्सन है वो उसके क्लोज ना जाए, उसके फिज़िकल टच में ना रहें, ठीक है, कम्युनिकेशन से भी दूर रहे, और टाइम टाइम पर वैक्सीनेशन देते रहें एक सूटेबल एज में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हर एक एज में, जैसे कि कोई एडल्ट है, यंगर है, कोई भी है, इनमें क्या होता है अलग अलग वैक्सीन लगती है, ठीक है, सेम नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपको नीचे और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं, यही आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपने देखा कि हमने कुछ कॉमन डिसीजेस के बारे में पढ़ा जो एक ह्यूमन को होती है, और इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी देखा, और कुछ मेथड्स भी देखे कि कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये सब चीज़ टेबल 2.1 में दिया गया है। अब बात आती है कि हमने ये पढ़ लिया कि ह्यूमन डिसीजेस होती कैसे हैं, ह्यूमन से कैसे फैलती है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सिर्फ एक ह्यूमन में होती है, ये किस किस में भी हो सकती है, एनिमल में भी हो सकती है और प्लांट में भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि आखिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीजेस होते हैं वो एनिमल और प्लांट से किस तरह से फैलते हैं, ठीक है। तो पहले आते हैं हम एनिमल में। बहुत सारे माइक्रोनिज्म ऐसे होते हैं कि जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स हो गए हैं। आपको एग्जांपल दिया गया है, एक बीमारी होती है, एक डिजीज़ होती है एंथ्रेक्स की, ठीक है। एंथ्रेक्स बहुत डेंजर होता है, ये एक ह्यूमन को फैलता है, जिसमें आपने देखा होगा कि दाग लग जाता है। दाग का मतलब है जैसे कि ब्लैक या फिर रेड स्पॉट पड़ जाता है उनकी बॉडीज़ में, ये एनिमल्स से भी फैलता है, ठीक है। ये किससे होता है, ये एक बैक्टीरियम से होता है, ठीक है। ये फैलता है जैसे माउथ में, फुट में, ये सब डिसीजेस होती है, ठीक है। एक वायरस है जो फैलता है एनिमल से ह्यूमन में। फिर बात आती है प्लांट्स में। प्लांट्स में डिजीजेस कैसा होता है, बहुत सारे डिजीजेस प्लांट्स में होते हैं, जैसे कि वीट, राइस, पोटैटो, शुगर कैन, ऑरेंज, एप्पल, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो प्लांट्स में भी होती है, ठीक है। अब हम जैसे फसलें काटते हैं या फिर बोते हैं तो उसमें भी हमें ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी डिसीज आपको मिल जाएंगी। आपको नीचे टेबल 2.2 दिया गया है, उसमें आपको कुछ डिसीज के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि टेबल 2.2 में प्लांट डिसीज दी गई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिया है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन दिया है। अब जैसे कीटरस कैनर है, ठीक है, ये एक प्लांट डिजीज है, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ईयर है। तो ऐसी रस्ट ऑफ व्हीट है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है फंगी, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ईट या फिर सीड्स। वैसे ही नीचे आपको दे रखा है येलो वीन, मॉस्के ऑफ भिंडी, ठीक है, ये एक वायरस है और ये इंसेक्ट से फैलता है। तो यहाँ पे आपको कुछ डिसीज़ के बारे में दी है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिशन के बारे में दिया है। अब ऐसा नहीं है कि ये जब डिजीज़ फैलेंगी तो उसका कोई रीज़न नहीं होगा। अब जैसे हमने ह्यूमन में पढ़ा, ह्यूमन में क्या करना है, हमने इन्फेक्टेड ह्यूमन को किसी आइसोलेट जगह में रख देना है। तो वैसे ही जैसे प्लांट होता है, प्लांट में क्या करोगे आप,
कुछ केमिकल डालोगे जो माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, जिससे ये बीमारी फैलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एनिमल, ह्यूमन और प्लांट्स की डिजीज़ के बारे में पढ़ा, उनके प्रिवेंशन देखे कि किस तरह से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है फूड पॉइजनिंग। Bhuju was invited by his friend to party and he ate a variety of food stuff. On reaching home, he started vomiting and had to be taken to a hospital. The doctor said that this condition could be due to food poisoning. अब हम फूड पॉइजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, भूजो को उसका एक फ्रेंड इनवाइट करता है अपने घर में पार्टी में। ठीक है, और बहुत सारे खाने की वैरायटी रहती है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रहती हैं। ठीक है, और जब वो देखता है तो वो बहुत सारी चीज़ें खाने लग जाता है। अब जब उसने इतनी सारी चीज़ें खा ली हैं, जब वो घर आया तो अब क्या होता है, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट होने लग जाती है, उसका पेट खराब होने लग जाता है। ठीक है, अब वो जब हॉस्पिटल जाता है क्रिटिकल कंडीशन में, तो डॉक्टर कहता है कि भाई आपको क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है। अब फूड पॉइजनिंग है क्या? फूड पॉइजनिंग ऐसी चीज़ होती है जब हम कंज्यूम करते हैं बहुत सारे फूड को, और जो फूड रहता है वो या फिर ख़राब रहता है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अब ऐसा नहीं है कि जो भी हम चीज़ खा रहे हैं, या जैसे कि फ़ास्ट फूड हो गया है। ठीक है, फ़ास्ट फूड में क्या होता है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, उनमें कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब जब बाहर की इतनी सारी चीज़ें खाओगे और वो ख़राब निकलेगा तो हमें क्या होगा, उससे फूड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे हम बीमार पड़ सकते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। और ये माइक्रोऑर्गेनिज्म धीरे धीरे ग्रो होते हैं हमारे फूड में, और ये प्रोड्यूस कर सकते हैं एक टॉक्सिक सब्सटेंस को। दिस मेक द फूड पॉइजनिंग कॉज serious illness and even death. So it is very important that we preserve food to prevent it from being spoiled. अब क्या होता है, ये इतना खतरनाक हो सकता है फूड पॉइजनिंग कभी कभी कि इससे हम बहुत ही सीरियस बीमार पड़ सकते हैं, या फिर हमारी डेथ भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, जब भी आप कुछ भी चीज़ खाओगे तो वो फूड प्रिजर्व होना चाहिए, पैक्ड होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, क्योंकि बाहर की चीज़ें क्या रहती है, वो ओपन रहती हैं और फ्रेश नहीं रहती है। ठीक है, तो अब फूड प्रिजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्नड अबाउट द मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड ग्रेन्स। हाउ डू वी प्रिजर्व कुक्ड फूड एट होम। अब आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हम अपने फूड को किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं। वहाँ पे हमने कुछ मेथड्स पढ़े थे, जैसे कि आपने वहाँ पे पढ़ा था ग्रेन्स के बारे में। ठीक है, अब ग्रेन्स क्या था कि आपने देखा है बहुत सारे ग्रेन्स है वो गोडाउन में बंद हो रखे हैं। अब गोडाउन में बंद हो रखे हैं तो उसमें क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया, इंसेक्ट, कुछ ना कुछ लग सकता है। तो वहाँ पे हमने देखा इसको प्रिजर्व करने का मेथड क्या है कि हम एक केमिकल डाल सकते हैं। ठीक है, जो हमारी ग्रेन्स को प्रिजर्व रखे, ख़राब होने ना दे और इंसेक्ट से बचा के रखे। लेकिन ये तो हमने पढ़ा कि ग्रेन के बारे में, जो अनाज चीज़ें रहती हैं इनके बारे में पढ़ा। पर लेकिन अब हम देखेंगे कि आखिर जब हम कुक्ड अपने खाने को बनाते हैं उसको घर में कैसे प्रिजर्व करेंगे। यू नो डैट ब्रेड लेफ्ट अनसीड अंडर मॉइस्ट कंडीशंस इज अटैक्ड बाय फंगस। मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि जैसे कि आप देखते हो ब्रेड धीरे धीरे ख़राब होने लग जाता है। ठीक है, जब वो मॉइस्ट होने लग जाता है, जब वो मॉइस्ट होने लग जाता है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, उसमें फंगस अटैक कर देते हैं। ठीक है, उसमें कैसे ग्रीनिश पैचेस बन जाते हैं। Microorganism spoil our food. Spoiled food emits bad smell and has a bad taste and changed color. Is spoiled of food a chemical reaction? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो हमारे फूड को बहुत ख़राब कर देता है, और जो ख़राब फूड रहता है उसमें बहुत गंदी स्मेल आती है। ठीक है, बहुत बेकार होता है खाने में, और उसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होता है, क्या जो फूड हमारा ख़राब हो रहा है वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। पहली बॉट सम मैंगोज बट शी कुड नॉट ईट दैम अ फ्यू डेज। पहली अपने घर में पहली मैंगोज खरीदती है, पर लेकिन वो खाती नहीं है कुछ दिनों तक। लेटर शी फाउंड दैट दे वर स्पॉइल्ड एंड रोटेन, but she knows that the mangoes because her grandmother make does not spoil for a long time. She is confused. अब
पहले क्या करती है, मैंगोस लाती है अपने घर में, ठीक है, और कुछ दिन तक तो खाती नहीं है। फिर वो देखती है अरे ये तो मैंगोस है वो ख़राब हो गए हैं, ठीक है, उनका कलर चेंज हो गया और अजीब सी स्मेल आने लग गई है। पर लेकिन अब वो देखती है कि जो मैंगोस के अचार है उसकी ग्रैंड मदर बनाती है, पर लेकिन वो ख़राब नहीं होते बहुत लंबे समय तक। अब वो इस चीज़ में कंफ्यूज्ड है कि ये तो आम का ही है ना सब चीज़ें, पर ये ख़राब क्यों नहीं हुआ है। आइए चलिए अब हम कुछ कॉमन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने घर में फूड को कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं जिससे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं कर सकता है। Now come on the chemical method. Salt and edible oils are common chemical generally used to check the growth of microorganism. जो सॉल्ट होते हैं या फिर एडिबल ऑयल्स होते हैं, ये एक कॉमन केमिकल चीज़ें होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और इनके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी चेक कर सकते हैं और यही चीज़ एक प्रिजर्वेशन के काम आती है, ठीक है। इन चीज़ों से हम अपने फूड को बचा सकते हैं। वी ऐड सॉल्ट्स और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स टू प्रिवेंट द अटैक्स ऑफ माइक्रोब्स। जब हम किसी सॉल्ट या फिर किसी एसिड को डालते हैं अपने पिकल्स में तो ये प्रिजर्व करता है माइक्रोब से, ये अटैक नहीं करता है इजीली से, ठीक है। सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स। अब और ये जो सोडियम बेंजोनेट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है ये भी एक प्रिजर्वेशन के काम आता है। दिस आर सच, और यही चीज़ यूज़ होती है जैम में या फिर स्क्वैश में, ठीक है, ये ख़राब होने से बचाता है। तो ये एक केमिकल मेथड्स था जिसमें हमने देखा कि सॉल्ट या फिर कोई भी एडिबल ऑयल से इनको हम अपने फूड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम कॉमन सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को। जो कॉमन सॉल्ट होता है हम उसको मीट और फिश में डालते हैं, ठीक है, जैसे कि बहुत दिन तक मीट हो जाती है या फिर कोई फ़िश होती है हम उसके ऊपर कॉमन सॉल्ट का यूज़ करते हैं। और जो मीट और फिश होती है उसको हम कवर करते हैं एक ड्राई सॉल्ट से, ठीक है, जिससे हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को चेक कर सकते हैं। और जो नमक है उसको हम कई और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आंवला, रॉ मैंगोज, टैमराइड और बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है। अब हम शुगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने फूड को। ये जैम्स, जेली और स्क्वैशेस में काम आता है शुगर, ठीक है। Sugar reduce the moisture content which inhibit the growth of bacteria which spoil food। और शुगर को हम जब डालते हैं तो ये मॉइस्चर कंटेंट में काम आता है, जहाँ मतलब मॉइस्चर चीज़ें रहती हैं वहाँ पे ये शुगर काम आता है और इसलिए बैक्टीरिया की ग्रोथ को कंट्रोल करता है, फूड को ख़राब होने से बचाता है। अब हम ऑयल और विनेगर से कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज of pickles because bacteria cannot live in such an environment. Vegetables, fruits, fish and meat are often preserved by this method. जब हम ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं कि हमारा फूड ख़राब ना हो जैसे कि पिकल्स में, क्योंकि इसको डालने से क्या होता है बैक्टीरिया जल्दी नहीं आते हैं, वो वहाँ नहीं रहते हैं, उस इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम डाल सकते हैं अपनी वेजिटेबल में, फ्रूट्स में, फिश में, मीट में, इन सब चीज़ों में हम ऑयल या फिर विनेगर का यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा फूड है वो प्रिजर्व रह सकता है और जल्दी से बैक्टीरिया ग्रो नहीं होते हैं। हीट एंड कंट्रोल ट्रीटमेंट। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर मदर बॉइलिंग मिल्क बिफोर इट इज़ स्टोर्ड और यूज्ड। बॉइलिंग किल्स मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने देखा होगा कि आपकी जो मदर होती है वो क्या करती है, दूध को उबालती है, ठीक है, स्टोर करने से पहले, ठीक है, कच्चा दूध नहीं रखती हैं। ये क्या होता है जब हम बॉइलिंग प्रोसेस करते हैं, उबालते हैं दूध को, तो ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ख़त्म कर देता है। सिमिलरली वी कीप आवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, लो टेम्परेचर इनहेबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। तो उसी तरह से जिस तरह से हम दूध को उबालते हैं एक हॉट टेम्परेचर में, ठीक उसी तरह से हम किसी भी फूड को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, वहाँ पे क्या होता है लो टेम्परेचर रहता है जिससे कोई भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं होती है, ठीक है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 degrees Celsius for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored. By doing so, it prevents the growth of microbes. This process was discovered by Louis Pasteur, it is called,
पेस्चुरेशन। जो पेस्चुराइज्ड मिल्क होता है उसको हम बिना उबाले भी पी सकते हैं क्योंकि ये हार्मफुल माइक्रोवेव्स से मुक्त रहता है, मतलब इसमें कोई भी माइक्रोवेव्स नहीं लग सकता है। ठीक है, इसको हम हीट कर सकते हैं 70 डिग्री सेल्सियस में लगभग 15 या 13 सेकंड तक। ठीक है, और इसको हम ठंडा होके भी पी सकते हैं या स्टोर करते हैं तो बाद में भी पी सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम हार्मफुल माइक्रोवेव से बचा सकते हैं अपने मिल्क को। ठीक है, और ये प्रोसेस डिस्कवर किया था लुइस पैश्योर ने और इसी को हम पेस्चुरेशन कहते हैं। फिर आते हैं हम स्टोरेज एंड पैकिंग में। दिस डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैक्ड टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोवेव्स। आपने देखा होगा कि आजकल ड्राई फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स होती हैं वो भी एक पैकेट्स में आती हैं, और वो पैकेट्स कैसे रहते हैं, फूले फूले से रहते हैं ना, तो उसके अंदर एकदम से एयर को टाइट किया जाता है जिससे कोई भी माइक्रोवेव्स उसमें अटैक नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यू हैव लर्नड अबाउट द बैक्टीरियम राइजोबियम इन क्लास 6 एंड 7th. It is involved the fixation of nitrogen in लेग्यूमिनियस प्लांट। आपने बैक्टीरियम राइजोबियम के बारे में पढ़ा था क्लास 6 और 7 में, याद आया है आपको? ठीक है, तो इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जो कि लेग्यूमिनियस प्लांट में रहता है, जैसे कि पल्सिस में रहता है, ये बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं। रिकॉल दैट राइजोबियम लाइव्स इन द रूट नूडल्स ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट। अब याद करिए कि जो राइजोबियम के बारे में पढ़ा था हमने, वो रहते कहाँ हैं, रूट्स में रहते हैं। जो नूडल्स टाइप की रूट्स रहते हैं वो वहाँ रहते हैं। ठीक है, लेग्यूमिनियस प्लांट में, जैसे कि फिगर 2.9 में दिया गया है आपको, यहाँ पे देख रहे हो, ये फिगर 2.9 दिया गया है, यहाँ पे रूट दिया है लेग्यूमिनियस प्लांट का। तो इस तरह से ये नूडल बने रहता है, तो यहाँ पे वो बैक्टीरिया रहता है, जैसे कि आपको मिल जाएगा बीन्स में, पीस में। ठीक है, इन सब में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। समटाइम नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी क्या होता है, जो नाइट्रोजन होता है वो फिक्स रहता है एक लाइटनिंग एक्शन में, बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन कांस्टेंट। पर आपको ये भी पता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का अमाउंट है वो कांस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नाइट्रोजन होगा या फिर बहुत कम नाइट्रोजन होगा। ठीक है, एक कांस्टेंट है। पर ये है कैसा, ये आखिर नाइट्रोजन की जो प्रोसेस है वो कैसी है, वो प्लांट में क्या काम करता है, आइए चलो हम आगे जानेंगे इसके बारे में। तो आपको यहाँ पे दूसरा टॉपिक दिया है जिसमें नाइट्रोजन साइकिल दी गई है। ठीक है, आवर एटमॉस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफाइल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। अब नाइट्रोजन के बारे में आपने पढ़ा है, हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन गैस है वो 78% है। नाइट्रोजन बहुत एसेंशियल होता है, बहुत ज़रूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, जैसे कि वो पार्ट ले सकता है प्रोटीन में, क्लोरोफाइल में, न्यूक्लिक एसिड में और विटामिन्स में। ठीक है, द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट एंड एनिमल्स। और जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है वो एकदम से आता नहीं है किसी भी प्लांट और एनिमल्स में। Certain bacteria and blue-green algae present in the soil fix nitrogen from the atmosphere and convert it into components of nitrogen. कुछ बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो ये प्रेजेंट रहते हैं सॉइल में। ठीक है, ये क्या काम करते हैं, ये कुछ प्रोसेस करते हैं जिससे ये नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेयर में और कन्वर्ट कर देते हैं एक नाइट्रोजन की कंपोनेंट में। ठीक है, वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दिस usable components, it can be utilized by plants from the soil through their root system. एक बार जब नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो ये सब जगह यूजेबल हो जाता है किसी भी कंपोनेंट्स में। जैसे कि हम प्लांट्स में देखेंगे, प्लांट्स में ये नाइट्रोजन जाता है, इनकी सॉइल में जाता है, इनकी रूट में जाता है, फिर ये इसका काम करना स्टार्ट कर देता है। नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपोनेंट्स। नाइट्रोजन किसी भी सिंथेसिस ऑफ प्लांट में जा सकता है जो कि एक प्रोटीन का काम करता है, और किसी भी कंपोनेंट में ये जा सकता है। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट गेट दीज प्रोटीन एंड अदर नाइट्रोजन कंपोनेंट। अब जैसे कोई भी एनिमल है प्लांट्स को खाएंगे तो उनसे उसको प्रोटीन बनी मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ भी नाइट्रोजन कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। ओके,
अब आपको फिगर 2.10 दिया गया है नीचे। यहाँ पे देख रहे हो कि एक बहुत बड़ा नाइट्रोजन साइकिल दिया गया है। ये प्रोसेस आप देख रहे हो, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है। यहाँ से ये मूव होता है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, मतलब इसमें एटमॉस्फेयर में क्या करने लग जाता है, कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ये फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया टर्न होते हैं, बैक्टीरिया धीरे धीरे टर्न होने लग जाते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन से नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट बन जाता है ये। फिर उसके बाद क्या होता है, ये कंपोनेंट नाइट्रोजन जो कंपोनेंट बना है, नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट बना है, वो सॉइल में प्रेजेंट होने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद वो प्लांट्स में जाता है, प्लांट्स के बाद एनिमल्स उसको खाते हैं, एनिमल्स के बाद क्या होता है, जो नाइट्रोजीनियस वेस्टेज निकलता है, ठीक है, वो उनके वेस्टेज से निकल सकता है, या फिर अगर कोई भी चीज़ डेथ हो गई है, सब प्लांट या फिर एनिमल हो गए, उनसे भी ये नाइट्रोजीनियस वेस्टेज निकल सकता है। फिर ये बैक्टीरिया धीरे धीरे क्या करते हैं, गैस में कन्वर्ट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं, फिर ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस चलती रहती है। और दूसरी प्रोसेस ये है कि जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये लाइटनिंग में जाता है, मतलब ऐसे एटमॉस्फेरिक की लाइटनिंग में जाता है, फिर ये डायरेक्टली कंपोनेंट बन जाता है सॉइल में, ठीक है। तो ये आप प्रोसेस देख रहे हो, ध्यान से इसको देख रहे हो कि किस तरह से ये प्रोसेस होती है। कभी कभी ये पेपर में आ जाता है, तो अच्छे से इसको पढ़ लेना नाइट्रोजन साइकिल को। When plants and animal die, bacteria and fungus present in the soil converted the nitrogenous waste into nitrogenous component to be used by plant again. हमने नीचे टेबल में भी देखा था और यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल कोई भी डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है, तो क्या होता है, उनमें बैक्टीरिया या फिर फंगी प्रेजेंट होने लग जाते हैं। अब वो चीज़ जो बैक्टीरिया फंगी है वो जाता है सॉइल में, सॉइल से वो कन्वर्ट होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट में, नाइट्रोजीनियस वेस्टेज से कन्वर्ट होता है वो नाइट्रोजीनियस कंपोनेंट में, और वो फिर दोबारा यूज़ होता है प्लांट्स में। इस तरह से ये प्रोसेस चलती है। Certain other bacteria convert some parts of them nitrogenous gas which goes back into the atmosphere. और कुछ बैक्टीरिया कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रोजीनियस गैस में, मतलब ऊपर एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो दोबारा एटमॉस्फेयर में आता है, ठीक है, और दोबारा वो एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है, और यही प्रोसेस चलती रहती है। As a result, the percentage of nitrogen in the atmosphere remain more or less constant. तो ये रिजल्ट आया है यहाँ पे, जो नाइट्रोजन का परसेंटेज है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा भी है और कम भी है, ठीक है, मतलब एक कांस्टेंट है। तो आज हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है। आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो आई होप जितना मैंने पढ़ाया होगा आपको इतना समझ में आया होगा, ओके। बाकी जितनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। सो बाकी का हम दूसरा चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।